हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा रहे थे आप लोगों को। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आज हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में। व्हाट इज़ द ऑप्टिकल आइसोमर्स? एक्चुअली हम लोग आइसोमर्स पढ़ रहे थे, स्ट्रक्चर आइसोमर्स के बारे में पढ़ लिया था, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में। लास्ट टॉपिक आइसोमर्स का, तो देखो ध्यान से। ऑप्टिकल आइसोमर्स, एक्चुअली ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या है, ध्यान से सुनो। पहली बात, कंपाउंड जो भी है वो मस्ट बी ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए। ऑप्टिकली इनएक्टिव होने के लिए क्या है कि उस कंपाउंड की जो मिरर इमेज है, मिरर इमेज डज नॉट सुपर इम्पोज्ड, जो उसकी मिरर इमेज है वो सुपर इम्पोज नहीं होनी चाहिए। लाइक कैसे समझेंगे आप, देखो ध्यान से देखना। जैसे ये आपका ये हैंड है, ध्यान समझना, ये आपका हैंड है और ये मिरर लगा है। ये आपका हैंड है, ये मिरर लगा हुआ है। इसका मिरर इमेज क्या बनता है? पास वाला पास में, दूर वाला दूर में। तो ये अंगूठा यहाँ आएगा, ये फिंगर, ये फिंगर, ये फिंगर, मतलब इसका ये कौन सा है? मिरर इमेज है। इस हाथ की ये मिरर इमेज है। अगर इसको उठा के तुम इसके ऊपर रखो, क्या ये सुपर इम्पोज हुआ? नहीं हुआ। क्या थंब के ऊपर थंब आया? नहीं आया। क्या मिडिल फिंगर के ऊपर मिडिल फिंगर आई? नहीं आई। तो दिस इज नॉट अ ऑप्टिकली, दिस इज नॉट अ मिरर इमेज। और जब ये मिरर इमेज नहीं है तो ये आपका ऑप्टिकली कैसा है? एक्टिव है। और जब कोई ऑप्टिकली एक्टिव होता है, सॉरी इनएक्टिव लिख दिया मैंने, कैसा? ऑप्टिकली एक्टिव है। और जब कोई चीज़ ऑप्टिकली एक्टिव होती है, जब कोई भी चीज़ ऑप्टिकली एक्टिव होती है तो उसकी दो फॉर्म होती हैं, एक ये दो फॉर्म है। एक को बोलते हैं डी फॉर्म और एक को बोलते हैं एल फॉर्म। फॉर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दो फॉर्म होती हैं, एक डी फॉर्म और एक एल फॉर्म। ये डी फॉर्म और एल फॉर्म क्या है? आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ा होगा कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, यहाँ पे ज़्यादा नहीं बताएंगे। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। अगर इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को सॉल्यूशन से पास करो और वो सॉल्यूशन प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो डी साइड या फिर एल साइड रोटेट कर दे, तो वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है, ऐसा कुछ कहा जाता है। तो बस यही लाइट का रोटेशन कर देता है। ये सॉल्यूशन जो है ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट का रोटेशन कर देता है लेफ्ट साइड और राइट साइड। जब एल फॉर्म होती है तो लाइट का रोटेशन होता है लेफ्ट साइड, और जब डी फॉर्म होती है तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का रोटेशन होता है राइट साइड। तब आपकी इस सॉल्यूशन को डी फॉर्म और एल फॉर्म। अच्छा, इसका जो मिक्सचर होता है, ये इस सॉल्यूशन का जो मिक्सचर होता है उसको आप लोग पता है क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर। ये सारी चीज़ें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाए हैं, यहाँ थोड़ा बस व्यू देंगे मात्र। बात समझ में आई? तो ये बात हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा तो कंपाउंड मस्ट बी एसिमेट्रिक। कैसा होना चाहिए? एसिमेट्रिक होना चाहिए, उसमें सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। जैसे ये है, इसको तुम काट दो, दो बराबर पार्ट में बढ़ जाए, ये सिमेट्रिकल है। कैसा होना चाहिए? एसिमेट्रिक होना चाहिए। नंबर थर्ड पॉइंट है कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा उसके लिए क्या है? मस्ट बी
प्रेजेंट आ वाइडेंटेड लिगांड, कम से कम एक वाइडेंटेड लिगैंड जरूर प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो आपका ऑप्टिकल आइसोमरेज शो करेगा। मोस्ट ऑफ केसेस में अगर किसी में एक बाइडेंटेड लिगैंड है तो हम लोग ये कह देते हैं ये आपका ऑप्टिकल आइसोमरेज शो करेगा। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमरेज से रिलेटेड पॉइंट है। फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑप्टिकल आइसोमरेज कैसे क्या होती है, स्ट्रक्चर इसके बारे में बता रहा हूँ। इसको नोट करो 1 सेकंड में, विदिन 1 सेकंड। ओके, जल्दी नोट करो। बढ़िया, वेरी गुड। चलो देखो भाई, देखो देखो जरा देखो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है ये हैं? चलो भाई देखो, अच्छा एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, ओके बाद कुछ करते हैं। आज कुछ तूफानी करते हैं। देखो मैंने एग्जाम्पल लिया COEN का होल थ्राइस +3। मैं चेक करना चाहता हूँ क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो उसके लिए हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 2 6, मतलब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। वेरी गुड एडी सर, चलो बनाओ। ये मैंने इसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाना स्टार्ट किया। ये कोबाल्ट हो गया, यहाँ एक लिगेंड, यहाँ लिगेंड, यहाँ लिगेंड, यहाँ लिगेंड, और ये यहाँ पे लिगेंड। ठीक है, चलो गुड, वेरी गुड। चलो स्ट्रक्चर बनाओ, बनाओ। CH2 CH2 NH2 और ये NH2, CH2 CH2 NH2 NH2, CH2 CH2 NH2 और ये NH2। ये बन गई इसकी, ये यहाँ लोन पेयर, ये यहाँ लोन पेयर, ये लोन पेयर, इतना तुमको पता होना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, मिरर लगा के देखते हैं क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है। मिरर लगाया, मिरर इमेज बनाई। मिरर इमेज कैसे, पास वाला पास में, दूर वाला दूर में, कोबाल्ट कोबाल्ट कोबाल्ट, पास वाला पास में, CH2 CH2 NH2 और ये NH2, दूर वाला दूर में, CH2 CH2 NH2 NH2, CH2 CH2 NH2 NH2। तो आप देखो क्या देखेंगे हम लोग कि अगर इसको उठा के इसके ऊपर पुट करो, क्या ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो रहा है? नहीं हो रहा है। जब मिरर इमेज डज नॉट सुपर इम्पोज, जब मिरर इमेज डज नॉट सुपर इम्पोज, दैट्स कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव। इसका मतलब दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। जब मिरर इमेज सुपर इम्पोज ना हो तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और जब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो उसकी दो फॉर्म होती हैं, एक डी फॉर्म और दूसरी एल फॉर्म। एक डी फॉर्म और एक एल फॉर्म। अच्छा सर हम कैसे पहचानेंगे कौन डी कौन एल है? बेटा देखो डी और एल आप देख के नहीं बता सकते हो, ये आपका प्रैक्टिकली होता है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को ये किधर घुमा रहा है और ये किधर घुमा रहा है। मैंने नाम दे दिया, मैंने मान लिया चलो ये राइट साइड घुमा रहा है, मैंने इसको डी नाम दे दिया। ये पीपीएल को लेफ्ट साइड घुमा रहा है, एल नाम दे दिया। तो कुल मिला के हम एक चीज समझ गए कि सेंट्रल मेटल के साथ तीन अगर बाइडेंटेड लिगांड हैं, क्या बोला मैंने? सेंट्रल मेटल के साथ तीन बाइडेंटेड लिगांड हैं, वो भी कैसे? सिमेट्रिकल। कैसे? सिमेट्रिकल। तीन अनसिमेट्रिकल भी चल जाएगा, सॉरी। तीन अगर बाइडेंटेड लिगांड है तो वो आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है और उसकी दो फॉर्म होती है, डी और एल। एक काम करते हैं, तीन के बाद दो करके देखते हैं। दो, इस बार बाइडेंटेड लिगांड दो रखेंगे, तीन ही रखेंगे। कितने रखेंगे? दो। पहले इसको नोट करो एक सेकंड में। चलिए देखो,
COEN का होल ट्वाइज Cl2 प्लस। अच्छा देखो सर, यहाँ पे कंडीशन एक तरीके से M 2 2 4 A4 B2 वाली कंडीशन आ रही कि नहीं आ रही? MA4 B2, क्योंकि ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगांड है, इसके 4 डोनर एटम एक जैसे होंगे, एक में 2 है, 2 में कितने हो गए 4 डोनर एटम ऐसे एक जैसे होंगे, तो MA4 और ये B2। अरे सर MA4 B2 तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज भी शो करता था, तो पहले हम इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाए। अच्छा ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे बनते हैं इसके? अच्छा हाँ याद आ गया, हाँ ठीक 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 सही करे आप, वो ऐसे करके। चलो देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कोबाल्ट खटैक 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 खटैक। अब मैं थोड़ा स्टैंडर्ड बन रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, बुरा मत मानना, बड़ा टीचर हूँ, स्टैंडर्ड ही बनूंगा। देखो क्या है कि सर इन ऐसे लिख दिया, इन ऐसे लिख दिया, Cl। अच्छा जरा देखो, ये NH2 होगा ना, NH2 होता है इन क्या होता है भाई? CH2 NH2 और ये NH2, बस मैंने लिख दिया ऐसे, ये NH2 होगा, ये NH2 होगा, आमने सामने के सेम है, ये NH2 ये NH2 ये NH2 NH2 आमने सामने के सेम है, दिस इज ट्रांस। अच्छा सिस बनाओ इसका, चलो सिस बनाते हैं। कभी तो अच्छा बना दिया करो एडी सर, सॉरी सर, सॉरी शक्तिमान, ठीक है। कोबाल्ट, ठीक, ये इन हो गया, ये इन हो गया, दिस इज Cl, दिस इज Cl। आमने सामने के लिगेंड डिफरेंस, आमने सामने के लिगेंड डिफरेंस, आमने सामने के लिगेंड सेम। सर एक सेम है, 2 डिफरेंस है, कोई बात नहीं, 2 बड़ा होता है, क्या हो जाएगा? सिस हो जाएगा। ये तो इसकी ज्योमेट्रिकल हो गई। जरा देखो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव, इसमें सिमेट्री है, क्या है? सिमेट्री है। तो सुनो, Ma4B2 के 2 बनेंगे, एक सिस बनेगा, एक ट्रांस बनेगा। ये कौन से आइसो बने? ज्योमेट्रिकल। ट्रांस आपका कैसा होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ड्यू टू, काटने पर 2 बराबर पार्ट में बढ़ जाएगा, ड्यू टू सिमेट्री। किसकी वजह से? सिमेट्री की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और सिस कैसा होता है? ऑप्टिकली एक्टिव। और जब कोई ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो इसकी 2 फॉर्म हो जाएंगी, एक डी सिस, दूसरी एल सिस। तो फिर सर इसका एक और बनाओ, कैसे बनाओगे? मिरर लगाया, कट 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 कटैक, खड़ैक खड़ैक, कोबाल्ट, टिक 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 टिक, पास वाला पास में, दूर वाला दूर में। देखो मिरर इमेज सुपरइम्पोज नहीं होगी, तो दिस इज डी सिस एंड दिस इज एल सिस। बताओ भाई, Ma4B2 के या वही बाइडेंटेट लिगेंड वाला Ma4B2 के टोटल स्टीरियो आइसोमर 3। ट्रांस ऑप्टिकली कैसा होता है? इनएक्टिव होता है। किसकी वजह से होता है? सिमेट्री की वजह से। बात समझ गई? तो यहाँ से ऑप्टिकल आइसोमर्स आपके सिलेबस में इतना ही है, इतना ही बढ़ाएंगे, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद बताते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नोट करो इसको, कोई दिक्कत तो बताओ जरा जल्दी से, 1 सेकंड में। सर दिक्कतें तो बहुत हैं, आप कब तक दूर करोगे? सही बात है, कोई बात नहीं ना, बताओ। कट्टी, देखो आगे,
देखो अब पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अच्छा टॉपिक है, जब कभी ऑप्शनल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ऑप्शनली पूछे जाते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये क्या बोले, जैसे ये कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है Ml4 या फिर Ml6, बनता कैसे है, सेंट्रल मेटल प्लस 4 लिगेंड मिले Ml4 का फॉर्मेशन हो गया। इसके लिए एक कांस्टेंट आया जिसको बोलते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट। स्टेबिलिटी कांस्टेंट आया, इसको लिखते हैं बीटा से, स्टेबिलिटी कांस्टेंट आया बीटा, ठीक। अच्छा, अब ये चारों लिगेंड एक साथ जुड़े तो इसके लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट बना बीटा। अगर मैं इसमें एक एक करके लिगेंड जोड़ूं, एक लिगेंड जोड़ा, कांस्टेंट लिया K1 बन गया Ml, एक लिगेंड और जोड़ा, कांस्टेंट बन गया K2 बन गया Ml2, एक लिगेंड और जोड़ा बन गया कांस्टेंट K3 Ml3, और एक लिगेंड और जोड़ा कांस्टेंट आया K4 बन गया Ml4। ये एक साथ चारों जुड़े हैं तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट बीटा आया। ये स्टेप बाय जुड़े हैं तो ये K1 K2 K3 आया। एक बात बताई गई है कि जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट बीटा होता है वो मल्टीपल स्टेप के जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट हैं इनके मल्टीपल के बराबर होता है। डॉट डॉट डॉट, अगर यहाँ 6 होते, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता तो 6 होते तो 6 लिख लेते। तो क्या लिखेंगे, पॉइंट बोलेंगे ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू द multiple of step wise स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेप बाय स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, इस बीटा की वैल्यू मतलब स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू, बीटा की वैल्यू जिसके लिए सबसे ज़्यादा होगी वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। माना क्या जाता होता है, मतलब जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल होगा। इसके बाद स्टेबिलिटी कांस्टेंट आ गया, मतलब एक तरीके से स्टेबिलिटी कांस्टेंट का हम दूसरा नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एसोसिएशन कांस्टेंट। सर ये नाम आपने कहाँ से दिया, आपने घर से थोड़ा दिया भाई, ये आपस में जुड़ रहे, एसोसिएट हो रहे तो एसोसिएशन कांस्टेंट बोल दिया। एक टर्म होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, भैया जुड़ना का उल्टा होता है अलग होना, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वल टू 1/बीटा। क्या होगा 1/बीटा, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट इज द इनवर्स ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। किसके इनवर्स होगा, स्टेबिलिटी कांस्टेंट के होगा। अच्छा, लेकिन आपको कहीं भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये नहीं कहा जाता है कि दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं, एक के लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट 5 है, एक के लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट 6 है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। इस तरीके की बातें क्यों करेगा यार, तुम लोग क्या छोटे बच्चे हो, आपको भी पता है जिसके लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट ईजिली बात है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इस तरीके से नहीं देता है, वो किस अलग तरीके से पूछता है, आपको अलग तरीके से कैसे बताना होता है हम आपको बताएंगे। पहले इसको नोट करो, इसमें कोई डाउट हो जल्दी बोलो, होना ही नहीं चाहिए, बहुत बड़ी चीज़ ही नहीं है। क्यों, नोट करो। देखो भाई, फिर क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बीटा, जिसके लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट बीटा की वैल्यू ज्यादा होगी। बीटा क्या है? स्टेबिलिटी कांस्टेंट। जिसके लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन आपको इससे बात नहीं करता है, बात करता है स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉलीडेंटेट लिगैंड। अगर किसी में पॉलीडेंटेट लिगैंड है तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। और मोस्ट ऑफ केसेस में पॉलीडेंटेट में भी आपको मोस्ट ऑफ में आपको मिलता है वाइडेंटेट। कौन मिलता है? वाइडेंटेट। ऐसा क्यों होता है अभी बताएंगे, ठीक है। उसके बाद पॉलीडेंटेट के बाद भी आपके देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड। स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड, लिगैंड की स्ट्रेंथ कितनी है? जितनी ज़्यादा लिगैंड की स्ट्रेंथ होगी उस हिसाब से। तीसरे पे देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑन सेंट्रल एटम। सबसे पहले प्रेफरेंस इसको दोगे, ये क्वेश्चन में आपको कहीं मिलेगा नहीं। दूसरा प्रेफरेंस इसको दोगे, तीसरा प्रेफरेंस इसको दोगे, चौथा प्रेफरेंस इसको दोगे। कहीं अगर ये नहीं है, कहीं अगर ये नहीं है तो फिर इसको देखो, ये भी नहीं है तो सेंट्रल मेटल पे ऑक्सीडेशन नंबर देखो। सर थोड़ा इसकी बात करना चाहेंगे, पॉलीडेंटेट लिगैंड की बात करना चाहेंगे कि मोस्ट ऑफ केसेस में क्या है कि अगर किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, अगर किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पॉलीडेंटेट लिगैंड है, लाइक COEN का होल थ्राइस, होता क्या है? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। ये पॉलीडेंटेट लिगैंड क्या करते हैं? सेंट्रल मेटल के साथ ऐसे करके लोन पेयर देंगे NH2 NH2, ये एक रिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं। किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं? रिंग का। इस रिंग को बोलते हैं, इस रिंग को बोलते हैं चिलेटिंग रिंग। क्या बोलते हैं? चिलेटिंग रिंग। और इस फिनोमिना को, इस फिनोमिना को बोलते हैं, इस फिनोमिना को बोलते हैं चिलेशन। ये चिलेटिंग रिंग बनने की वजह से, ये चिलेटिंग रिंग कितने कार्बन की होती है? 5 to 6 एटम की होती है। 5 to 6 एटम की चिलेटिंग रिंग बनती है। और इस चिलेटिंग रिंग के बनने की वजह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या आ जाती है? स्टेबिलिटी आ जाती है। क्या आ जाती है? स्टेबिलिटी आ जाती है। नंबर ऑफ रिंग, नंबर ऑफ रिंग देखना ध्यान से, नंबर ऑफ रिंग, कितनी चिलेटिंग रिंग बनेगी? इक्वल टू लिगेंसी -1। जैसे सर मोनोडेंटेट को इसमें शामिल क्यों नहीं किया? मोनोडेंटेट की लिगेंसी 1 होती, 1 - 1 0, कोई चिलेटिंग रिंग नहीं बनेगी। बाइडेंटेट की लिगेंसी 2 होती, 2 - 1 चिलेटिंग रिंग बनेगी। ट्राइडेंटेट की लिगेंसी 3 होती, 3 - 1 2 चिलेटिंग रिंग बनेगी। और जितनी ज्यादा चिलेटिंग रिंग बनेगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। क्या होगा? उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक छोटा सा एग्जांपल लेते, पहले इसको नोट करिएगा। जोस हाउ इज द, देखो भाई बहुत इज द, नोट हो गया? बढ़िया 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 बढ़िया। छोटा सा क्वेश्चन, बड़ी सी बात है। क्या है? राइट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना है, ठीक है। कंपाउंड क्या है? FeEN का होल ट्वाइज
Cl2, ठीक है, और यहाँ पे +1। दूसरा है FeNH3 का होल 6 +3। तीसरा है FeH2O का होल 6 +2 +3। चौथा है FeH2O का होल 6 +2। कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा? सबसे पहले ढूंढो किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बाइडेंटेन लिगैंड या ट्राइडेंटेन लिगैंड या टेट्राडेंटेन लिगैंड। या सर मिल गया, सबसे ज़्यादा पहला वाला, क्योंकि स्टेबिलिटी कांस्टेंट तो दिया ही नहीं गया है। तो दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप था पॉलीडेंटेन लिगैंड सर्च करो। सर मुझे एक पॉलीडेंटेन लिगैंड सर्च करने पे मिल गया। तीसरा स्टेप क्या था? स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड। यस सर, अमोनिया और वाटर की बात की जाए तो अमोनिया वाटर में किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने आपको स्ट्रेंथ बताई थी। यस सर, अमोनिया की ज़्यादा होती है। दूसरे नंबर पे अमोनिया हो गया। अब सर बचे 2 स्ट्रेंथ के बाद तीसरा पॉइंट क्या था? ऑक्सीडेशन नंबर ऑन सेंट्रल मेटल। सर इस पे निकालोगे +3 आएगा, इस पे +2 आएगा। +3 ज़्यादा होता है कि +2 कम होता है? सही बात है, +3 ज़्यादा होता है। इसके बाद तीसरा और सबसे लास्ट में चौथा। तो ये आपका हो गया स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके बाद बेटा एक चीज़ है यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी। एनसीईआरटी की बुक के चैप्टर के एंड में 5-6 पॉइंट लिखे हैं जो यूज़ हैं। नॉर्मली हम लोगों ने सारी बातें आपको बताई हैं, हर एक वीडियो में थोड़ी थोड़ी बातें बताई। आप उनको एक साथ पढ़ लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस चीज़ का यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे करके यूज़ होता है। बात समझ में? तो यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप सेल्फ स्टडी से एनसीईआरटी में पढ़ सकते हो, बहुत ईजिली पढ़ सकते हो, क्योंकि बता तो दी गई वो चीज़ें, लेकिन वो सारी चीज़ें एक साथ नहीं लिखी हैं। एक साथ आपको चाहिए तो एनसीईआरटी में सबसे एंड में आपके ऐसे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, इसको देख लो और शायद ये चैप्टर अब खत्म हो गया है। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगले लेक्चर मिलते हैं, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। कोई दिक्कत हो बताओ। ओके बाय।